हम्म, जी कहाँ पे? क्या 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 लिखा हुआ है? अरे बेटा ये तो कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, हम लोग वो तो बता दिया था यार लास्ट क्लास में, वो तो बता दिया था ना। हम लोग प्रोफेशन पे थे, प्रोफेशन। व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन क्या है? बताओ। किसी चीज की जानकारी होना। चलिए और जानकारी से मतलब नॉलेज है इनका, है ना? चलिए और किसी को नॉलेज के अलावा व्हाट एल्स? स्पेशलाइज्ड स्टडी, और तीसरा ट्रेनिंग, है ना? किसी भी प्रोफेशनल, जो तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन है, एज अ प्रोफेशनल यू शुड हैव अ नॉलेज, यू शुड हैव अ स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑन दैट सब्जेक्ट एंड यू शुड हैव सम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। भाई अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास जो है वो नॉलेज होना जरूरी है ना? उसको एक स्पेशलाइज्ड स्टडी जो है करनी पड़ती है, एमबीबीएस करता है वो, फिर इसके बाद जो है वो जब एमबीबीएस कर लेता है तो वो फिर जॉब हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करता है ना? 6 महीने साल भर की जो भी इंटर्नशिप होती है। इसी तरह से तुम्हारा लॉयर है, एडवोकेट, वकील, वकील के पास जब तक नॉलेज नहीं होगी वो वकालत नहीं कर सकता। सेकेंडली उसके पास स्पेशलाइज्ड स्टडी होनी चाहिए, उसके लिए एलएलबी की डिग्री लेता है, एलएलबी क्लास करता है। फिर उसके बाद जब वो एलएलबी कर भी लेता है, इवन देन ही हैज टू अंडरगो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना उसको। किसी वकील के अंदर बैठता है, इंटर्नशिप करता है, हर सेमेस्टर के बाद जो है वो ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, तो वो जरूरी है प्रोफेशन में। तो प्रोफेशन में ये 3 चीजों की जो है वो आपको जानकारी या 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये तो मैंने ब्रीफ आउटलाइन आपको ऐसी बता दी प्रोफेशन की होती क्या है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल यू शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबिलिटी? बताओ। हाँ एग्जैक्टली, आप जो है वो अगर आप कोई वकालत कर रहे हैं तो वकालत में अगर आप कोई भी केस आपने लिया है तो आपको उस केस के बारे में जो लॉज है जी, नहीं मैं बात कर रहा हूँ वकील की, लॉयर की। वो अकाउंटेबिलिटी वो अकाउंट में एंटर लेके जाओ यार, वो अकाउंट से अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ऐसे मैंने बताया ना कि आपकी कहीं ना कहीं कोई जो है वो नैतिक जिम्मेदारी होती है, यू हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर आप जो है वो कोई आपने केस लिया हुआ है
आप वकील हैं एज अ लॉयर, देन फॉर अ पर्टिकुलर केस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से और फॉर एनी क्राइम यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द लॉज एग्जिस्टिंग, जो प्रेवलेंट लॉज हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई ये इसमें ये धाराएं लगेंगी, ये जो है वो तुम्हारा एक्ट लगेगा, ये सेक्शन लगेगा, ये सब सेक्शन लगेगा। इतनी आपको जानकारी, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि भाई आप अगर बहस करने जा रहे हैं, आप केस जो है वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं, तो यू शुड हैव दैट अकाउंटेबिलिटी कि क्लाइंट को आप जो है वो बता सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगली चीज है, हटा दें इसको, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ बताओ? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह हुआ कि उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। सही क्या है, गलत क्या है ना? एथिकल काम क्या है, नॉन एथिकल काम क्या है। कि मान लो तुम जो है वो मतलब मुकदमा जो है वो हमारा आप लड़ रहे हैं और आप जो है वो जो हमारी अपोजिट पार्टी उससे आप जो है मिलकर आप जो है सारा काम कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि आप अगर आपने कोई केस लिया है तो आप उस केस को पूरी ईमानदारी के साथ लड़िए, है कि नहीं? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको, अगर मेडिकल डॉक्टर है तो उसको नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए कि पता चला वो जो है वो सर्जरी को यहाँ कर रहा है और रात को जो है वो सोया हुआ है नहीं आ रहा, वो आके जो है वो उसने काटना पीटना शुरू कर दिया, पता चला पेशेंट की तो ऐसी वैसी हो गई, है ना? तो या मेडिसिन जो है, कोई भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है कोई भी डॉक्टर, तो उसको पहले जो है वो उस मेडिसिन की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कौन सी मेडिसिन जो है वो मार्केट में चल रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, है ना? कि भाई वो पता चला कि पेशेंट जो है वो किडनी का पेशेंट है, उसको जो है वो उल्टी सीधी दवा दे दी, या कोई हार्ट का पेशेंट है उसको तुमने उल्टी सीधी दवा दे दी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डॉक्टर या जो भी प्रोफेशनल होता है उसकी होती है। और नेक्स्ट इज ये दिखाई तो दे रहा है ना, इंस्टीट्यूशनली प्रिपेयर्ड। इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन? जी, इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर की डोमेन की नॉलेज के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी जरूरी है कि उससे जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसका हो, हॉस्पिटल में हो, मरीजों को देखा हो, जितनी ज़्यादा मरीजों को देखेगा उतनी अच्छी वो डायग्नोसिस कर सकेगा। उसी तरह से वकील के लिए होता है कि जितनी वो फाइलें जो है वो पढ़ेगा उसको उतनी जो है वो नॉलेज बढ़ेगी। साथ में जो है वो कोर्ट का काम है वो तो करेगा ही, ऑब्वियसली जाके जो है वो, क्योंकि वकालत में जो कोर्ट में तो एक मोनोटोनस थोड़ी सी जॉब होती है कि जाए वो फाइलें, लेकिन जो फाइलें अलग अलग पढ़ता है तो उसको अलग अलग तरह के जो केसेस होते हैं उनमें कैसे जो है वकीलों ने क्या, मतलब जो उसके सीनियर हैं उन्होंने कैसे जो है उसको इंटरप्रेट किया है, कैसे लिखा है, एंड देन अकॉर्डिंगली हाउ द जजमेंट हैज बीन मेड, तो उसको पढ़ना जो है वो थोड़ा सा, तो इसलिए जो है उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस। कि आजकल कोई भी कहीं पर भी आप जॉब में जाते हैं, आप जैसे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई कंपनी हायर करेगी तो ये सोच के करेगी यार कि ये बिल्कुल कंप्लीटली फिट आदमी है, ही इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। ऐसे लोगों को वो हायर करना पसंद करते हैं, ना कि उनको जो है पहले वो ट्रेनिंग दें, उनको सिखाएं ए क्या है, बी क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। दे वांट समबडी हु शुड कम, हु शुड बी इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड, कि उसको इंडस्ट्री की सारी जो है वो इन एंड आउट मालूम है। कि अगर कोई अगर आप मतलब आप अकाउंटिंग में गए, आप बीकॉम स्टूडेंट हैं, तो कैसे अकाउंट्स बनते हैं, क्या बीएस स्टैंडर्ड हैं, है ना?
और उसके बाद जो है वो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है, कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, कैसे जो है रेशियोज निकाले जाते हैं, तो कैसे बजटिंग होती है। तो वो ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल इंडस्ट्री फिट हैं, इंडस्ट्री रेडी। हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशनल का मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड का क्या मतलब हुआ जी, बताइए। हाँ, उतनी ज्यादा हाई पोस्ट नहीं, हाई पोस्ट तो खैर नहीं। जो आपने आधी बात सही कही है कि मेरिट बेस्ड का मतलब ये हुआ कि आप किसी की सिफारिश रिकमेंडेशन तो नहीं देंगे, है ना। जो भी प्रोफेशनल होता है वो आगे जो बढ़ता है वो किसी की रिकमेंडेशन या सिफारिश से आगे नहीं बढ़ता है। प्रोफेशनल जो है वो अपनी एबिलिटी से, अपनी मेरिट से आगे बढ़ता है। अगर कोई वकील है तो उसको जो है वो हम लाख कोई भी प्रमोट कर दे, लेकिन वो जब तक जो है वो एक्चुअली में सही केस नहीं लड़ेगा, प्रॉपरली वहां पे जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, प्रॉपर लॉस का यूज नहीं करेगा, तब तक वो एक सक्सेसफुल या अच्छा वकील नहीं बन सकता, है ना, है कि नहीं। इसी तरह से एक डॉक्टर है, वो अगर जो है वो अपनी मेरिट पे ही जो है वो आगे बढ़ेगा, किसी के रिकमेंडेशन पे आगे नहीं बढ़ेगा। कि अगर कोई डॉक्टर अच्छा है वो तभी अच्छा बनेगा जब वो अच्छी डायग्नोसिस कर पाएगा, अच्छी सर्जरी कर पाएगा, उसके पेशेंट्स का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा आएगा। ना कि हमारे आपके कहने पे कि नहीं भाई वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, उसको रिकमेंड कर देते हैं तो वो सही काम करेगा। तो ऐसा तो होता नहीं, होता है ऐसा? रिकमेंडेशन तो हो जाता है। कोई एक्टर है, एक्टिंग वो तभी कर पाएगा ना यार जब उसके अंदर जो है वो टैलेंट होगा एक्टिंग का या गाने का। सिंगर अगर है वो किसी की रिकमेंडेशन पे, या कोई क्रिकेटर है वो क्रिकेट खेल सकता है। तो प्रोफेशनल जो भी होते हैं वो अपनी मेरिट पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको चांस तो हो सकता है कि मिल जाए। आप एक डॉक्टर के लड़के हैं तो आपको एक सजा सजाया, आपको नर्सिंग होम मिल गया, आपको क्लिनिक मिल गया, लेकिन एक्चुअली में चलाना तो आपको पड़ेगा। एक आप वकील के लड़के हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि भाई आपको जो है वो क्या नाम है ऑफिस भी मिल गया, आपको क्लाइंट भी मिल गए, लेकिन फिर आपको आगे उसको चलाना पड़ेगा, है ना। अब कोई एक्टर है वो भाई प्रमोट कर देगा अपने लड़के को, जो है पिक्चर बना देगा, एक पिक्चर बना देगा, दो बना देगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली ही हैज टू सर्वाइव, तो वो मेरिट बेस्ड हो जाती है। ठीक। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, इस पर आप करेंगे। ऑटोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी का क्या मतलब हुआ? ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोफेशनल वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करता है। He doesn't like to work, he doesn't want to be directed by a boss, है ना। कि जैसे कोई अगर वकील है तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करेगा। वो ये नहीं है कि यार वो इनसे फलाना नहीं है कहा कि तुमको ऐसे उसको जो है वो केस को लिखना है, ऐसे प्लेन लिखना है, ऐसे तुमको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। हाँ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ड्यूरिंग योर जूनियरशिप और आर्टिकलशिप इट्स ओके, बट वंस यू आर अ सीजन प्रोफेशनल तो तब आप जो है वो, या कोई डॉक्टर है तो उसको ये थोड़ी पता था यार कि तुमको ये दवाई लिखो, उसको बुखार है तो तुमको ये दवाई लिखो, उसको सर्जरी करनी है तो तुमको ऐसे करना है। वो बात अलग है कि वो प्रोफेशनल जो है वो एडवाइस दे लेता है किसी को भाई कि अगर वो सर्जरी करने जा रहा है या कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसने जो है वो डॉक्टर की एडवाइस ले लिया, ओपिनियन ले लिया, या कोई वकील है उसने किसी दूसरे वकील की ओपिनियन ले लिया। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन। तो वो ऑटोनॉमस एक तरह से होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एंड फाइनली कोड ऑफ कंडक्ट।
कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब हुआ? जी, कोड ऑफ कंडक्ट का ये हुआ कि एक सेट रूल्स होती है, एक सेट गाइडलाइंस होती है। उन गाइडलाइंस के अंदर आपको जो है वो काम करना है, उन पैरामीटर्स के अंदर आपको काम करना है। जैसे कि आपका डॉक्टर है तो उसको जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो उसने कुछ आपके जो है वो कंडक्ट बनाए हुए हैं कुछ कि भाई डॉक्टर को ये करना है, डूज एंड डोंट्स। उसी तरह से आपका लॉयर है, लॉयर जो है वो मेंबर होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, बीसीआई का। तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, एडवोकेट के रूल्स होते हैं कि उनको ये करना है, उनको ये नहीं करना है कोर्ट के अंदर। तो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसी के अंदर उनको जो है वो काम करना होता है। उसके बाहर अगर करते हैं तो वो कोई भी काम जो है वो अनएथिकल होता है या आउट ऑफ योर कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। जैसे कि कोई क्रिकेटर है तो जो आपका जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने कह दिया कि आपको ये टी शर्ट पे ये लोगो पहनना है, आपको ये टी शर्ट पे ये लोगो नहीं पहनना है, तो वो नहीं कर सकता। आपको बैट पे ये स्टिकर लगाना है, ये स्टिकर नहीं लगाना है। तो खिलाड़ी जो है वो अपनी मर्जी से स्टिकर नहीं लगा सकता है, अपनी मर्जी से लोगो नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। तो वो उसको कहलाता है कोड ऑफ कंडक्ट। बात समझ आई? बिजनेस भी आपको मैं पहले क्लास में बता चुका हूं क्या होता है बिजनेस। हम लोग पहली क्लास में बिजनेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। बताइए क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस? ये यार बेकार हो रहा है। बताइए व्हाट इज बिजनेस? क्या होता है बिजनेस? बैठ जा बेटा, बैठ जाएगा इस टाइम। दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। नहीं यार, वो फेविकॉल का बॉन्ड थोड़ी, फेविकॉल है क्या बिजनेस? अच्छा ये रह गया है, चलिए ठीक है फिर कल। हाँ बताओ। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? दो लोगों का, कौन कौन से दो लोग? एक ग्राहक और एक कस्टमर। जो बेच रहा है सेलर, हाँ, और हाँ बायर, खरीदार। ठीक है, कई कुछ आप अपनी हद तक आप सही कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो उसमें गलत बात नहीं है। बिजनेस कोई भी
सोशो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, फॉर सम प्रॉफिट एंड सर्विस टू पीपल। बिजनेस का क्या काम होता है? कुछ सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना? जो आप कह रहे हैं कि वो दो बेचने वाले और खरीदने वाले, बायर और सेलर, वही सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कुछ प्रॉफिट के लिए और लोगों को कुछ सेवा देने के लिए। अगर हम मोबाइल बेच रहे हैं तो लोगों को सेवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, है कि नहीं? पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सेवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अब मैंने आपको ये भी कहा था कि बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में हम आपको डिफरेंसेस भी बता चुके हैं। बिजनेस, प्रोफेशन, है ना? बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या होती है? बताओ। हाँ जी, बिजनेस में क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, है ना? इसमें क्या होता है कि वी नीड स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन, है बात कि नहीं? और क्या है बताओ। सब आप लोग कर चुके हैं यार, पहले सब भूल गए। बिजनेस में यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। बात समझे? यानी कि यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको फाइनेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको मार्केटिंग की भी होनी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की भी होनी चाहिए, आपको जो है वो अकाउंटिंग की भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि पता चला कोई आपको जो है वो है कि नहीं? तो यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज, है कि नहीं? आपके प्रोफेशनल पे क्या होता है कि ही हैज टू बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। अगर वकील है तो उसके पास वकालत की जो है वो मास्टरी होनी चाहिए, डॉक्टर है तो मेडिसिन की मास्टरी होनी चाहिए। नॉलेज भले ही उसको जो है सब चीज की हो, सिविल लॉ की भी हो, क्रिमिनल लॉ की भी हो, कॉर्पोरेट लॉ की भी हो, बट जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है उसकी एक उसको सारो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से कोई डॉक्टर अगर है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो उसको कार्डियोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरे जो है वो हो सकती है उसको क्या नाम है, किडनी की भी हो सकती है, नेफ्रोलॉजी की भी हो सकती है, उसको एंडोक्राइन की भी हो सकती है, बट एज अ कार्डियक स्पेशलिस्ट वी शुड हैव द कंप्लीट स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द कार्डियक एलिमेंट्स। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नेक्स्ट क्या है? कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी। आपको ज्यादा भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कम भी हो सकती है। छोटे दुकानदार हैं आप, छोटी कैपिटल लगेगी,
बड़े दुकानदार हैं, बड़ी कैपिटल लगेगी। छोटे बिजनेसमैन है, छोटा कैपिटल लगेगा। बड़े बिजनेसमैन है, बड़ा कैपिटल लगेगा। है बात कि नहीं? प्रोफेशनल में क्या होता है? लेस कैपिटल। प्रोफेशनल में इतनी कैपिटल थोड़ी चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर है उसको अपना क्लिनिक सेटअप करना है तो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अपने क्लिनिक के लिए भाई चेयर्स भी लानी है, इंस्ट्रूमेंट्स भी लाने हैं, पेशेंट्स को बैठने के। इसी तरह से लॉयर है, उसको अपना ऑफिस सेटअप करना है, कुछ किताबें भी होनी चाहिए, कुछ ऑफिस भी, टेबल भी, चेयर भी, फर्नीचर भी। लेकिन कोई इतना ज्यादा कैपिटल की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करूँ और क्या है? प्रॉफिट। बिजनेस का जो अल्टीरियर मोटिव है क्या है कि उसको प्रॉफिट कमाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि वो प्रोफेशनल फीस लेता है। लॉयर है तो भाई वो अपनी कंसल्टेशन फीस लेगा या केस की लेगा भाई 10,000, 5,000, 20,000 जो भी है। डॉक्टर है वो अपनी कंसल्टेशन फीस लेगा 1,000, 500 जो भी है, प्लस जो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा वो, कि उसने अगर कोई सर्जरी की है या कोई उसने इंजेक्शन लगाए हैं या जो भी किया है, नर्सिंग चार्जेस होंगे वो लेगा। है कि नहीं? और क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पर्सनल। क्या हुआ? हाँ नहीं बता दो क्या कुछ पूछ रही हो? कुछ पर्सनल डेक्सटेरिटी, पर्सनल उसकी सूझबूझ जो है या पर्सनल उसकी क्लेवरनेस। बिजनेस में जैसे तुम मान लो कि एक वकील डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को जब तक देखेगा नहीं तो उसको समझेगा नहीं। पेशेंट का और डॉक्टर का इंटरेक्शन जो है बहुत जरूरी है कि नहीं? वकील है तो वकील और क्लाइंट का जो इंटरेक्शन है बहुत जरूरी है। जब तक वो क्लाइंट को समझेगा नहीं, देखेगा नहीं, तब तक वो जानेगा नहीं। बिजनेस में क्या है? बिजनेस में हमें पर्सनली किसी से कोई टच में रहने की जरूरत नहीं रहती। हमारे पास HR मैनेजर है, वो HR का काम देख रहा है। हमारे पास जो है वो फाइनेंस का आदमी है, वो फाइनेंस देख रहा है। हमारे पास अकाउंट्स का आदमी है, वो अकाउंट्स देख रहा है ना? हमें पर्सनली जो है वो जा जाके हर से वो बात अलग है कि हम कभी इंटरेक्शन करते हैं, बिजनेसमैन करता है, कभी नहीं करता, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट he doesn't need to have interaction with all of them each and every time। तो ये एक डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद रिस्क। इसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं होता? किसमें? बिजनेस में। और प्रोफेशन में बहुत कम होता है। हाई रिस्क, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल रिस्क है ना? रिस्क कम। और क्या डिफरेंस है? पर्सनल टच एब्सेंट, पर्सनल टच प्रेजेंट। मीन्स क्या मतलब हुआ? किसी भी बिजनेसमैन को किसी की पर्सनल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता है।
उसके जो उसको अपना बिजनेस देखना है कि वो लोगों की जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कि एचआर की क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंस की क्या प्रॉब्लम है, जो मैनेजर है वो देखेंगे। प्रोफेशनल जो होता है वो पर्सनली, अगर मान लो कोई पेशेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, आपके पास से वो जो है वो जा चुका है, दवाई लेके जा चुका है, सर्जरी करके जा चुका है, बट देन ही विल कॉल यू अप, या उसके घर वाले कोई आएंगे, फॉलो अप करेंगे और बताएंगे कि भाई उसकी ये कंडीशन है, तो देन यू विल प्रिस्क्राइब सम मोर मेडिसिन। सिमिलरली आपका कोई केस है जो आपने लड़ दिया, यहाँ से आप जीत गए, किसी पार्टी ने जो है वो हाईकोर्ट में जो है वो उसके अगेंस्ट कोई जो है वो रिट फाइल कर दी या कोई पिटीशन फाइल कर दी, तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आपके आता है वकील के पास, तो वो उसको सजेशन देता है, सुझाव देता है कि नहीं? तो पर्सनल टच होता है जो इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? ट्रेनिंग। इसमें क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है? नॉट रिक्वायर्ड। आइए सर, इसमें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। होती है ना? चलिए